हो जाता है तो आपको चीन से वो मदद नहीं मिलेगी जो आपको ऑपरेशन सिंदूर 1.1 के दौरान मिल गई। तो वो एकमात्र इस्लामिक मुल्क है जो कूद पड़े हैं अमेरिका की गोद में और अमेरिका के साथ वो ईरान को आड़े हाथ लेना चाहते थे। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका आराम से बैठ जाएगा, अपनी हार मान लेगा कि वो ईरान में कुछ नहीं करा पाया? और अगर पाकिस्तान साथ देता है अमेरिका का, तो आपको नहीं लग रहा कि गजा के लिए भी कहा जा रहा है, अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल हुआ, अब ईरान के लिए भी, तो ये पाकिस्तान अपने आप को मजीद मुश्किल में फंसाता चला जा रहा है? क्योंकि अमेरिका तो निकल जाएगा, पीछे तो हम रह जाएंगे ना यहाँ पर। देखिए, खिट्टे में रहना आपको है और ये फैसला तो आपको करना पड़ेगा ना कि साहब हम किससे लड़ना चाहते हैं और किस किस से लड़ेंगे। अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई है, ईरान से पहले भी आपकी झड़प हो चुकी है, उसने मिसाइल फायर किए थे, आपने F-16 भेजे थे। बाकी सारे इस्लामिक मुल्कों ने, देखिए ये थोड़ी सोचने की बात है, तमाम इस्लामिक मुल्कों ने इस बार अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम अपना एयर स्पेस ना कुवैत, ना इराक, ना सऊदी अरेबिया, ना बहरीन, ना UAE वगैरह वगैरह, कतर, सब ने मना कर दिया। एक पाकिस्तान ही है जो हमें भी हैरत हुई कि जिस तरह से वो कूद के बोला, हाँ जी मेरे आका मैं करने को तैयार हूं। देखिए, मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं आपके फील्ड मार्शल साहब, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अमेरिका पीट देगा ईरान को, मेरी वाहवाही होगी, मैं और उनकी आंखों में, डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में और चहेता बन जाऊंगा, बड़ा मोस्ट एलाई बन जाऊंगा। लेकिन इस बार तो थोड़ा सा जो पासा है वो पलट गया। आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि अमेरिका क्या छोड़ देगा या आगे बढ़ेगा। जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक अमेरिका के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि देखिए साहब, अगर तो ये जो कि कलर रेवोल्यूशन है सक्सेसफुल हो जाती तो हम बहुत कम ताकत के, मिलिट्री ताकत के इस्तेमाल के साथ भी तख्ता पलट सकते थे। लेकिन क्योंकि वो रेवोल्यूशन, स्ट्रीट रेवोल्यूशन बिल्कुल फेल हो गई है और इजराइल ने हमको चेता दिया है कि साहब मत करो, अभी मत करो, वो बिल्कुल फेल हो गई है, कुछ नहीं हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, पसीज का, ईरान की फौज का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ना मोराल में फर्क पड़ा, ना कैपेबिलिटीज में फर्क पड़ा, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप देखिए, एक चीज नोट करिए, जब भी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे मिडिल ईस्ट में पहुंच गए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जून में पिछली बार जब अटैक किए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे थे। इस बार जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर उनका वहां पे था वो तो वेनेजुला में है। अब उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, वो साउथ चाइना सी से, चीन के बरखिलाफ से भेजना शुरू किया है, दौड़ाया है। वो भी कम से कम हफ्ता तो ले लेगा यहाँ पहुंचने में। वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंचाने की हम बातें सुन रहे हैं, तीसरे की भी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब झेप बहुत गए हैं। उनकी मिड टर्म इलेक्शन आने वाली है और वो इस वक्त जीत ही जीत दिखाना चाहते थे। अब देखिए, वेनेजुला में भी उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। क्यों साहब? आपने मादुरो को पकड़ लिया, बेचारे की वाइफ को भी पकड़ के ले आए, कैदी बना के, हथकड़ियां बेड़ियां डाल के, वो सब ठीक है। लेकिन जो रेजीम है मादुरो का, वो इंटैक्ट है। मादुरो की फौज इंटैक्ट है। मादुरो के जो गुरिल्ला ग्रुप्स हैं, जो कि गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं, जो कि इंश्योर कर सकते हैं कि अमेरिका एक बूंद तेल ना निकाल सके, वो सब के सब ज्यों के त्यों कायम है। और जो रॉड्रिग्स, वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने भी साफ कह दिया कि साहब हम कॉलोनी बनने को तैयार नहीं। आई थिंक पाकिस्तान को सुनना चाहिए ये अल्फाज कि हम कॉलोनी बनने को तैयार नहीं, हम आपको अपना तेल नहीं दें। ठीक है ना?
तो डोनाल्ड ट्रंप की फिर वहां पे कन्नी कट गई है, और बड़े गलत टाइम पे कटी है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होने वाली है। ठीक है ना साहब? तो बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप जो, देखिए हमारे बोलते हैं कि जो लड़ाई के देवता हैं वो ज्यादा दम्भ नहीं पसंद करते। मार दूंगा, ये कर दूंगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, इसको मारूंगा। तो वो लड़ाई में हमने देखा ऐसे लोगों की हमेशा थोड़ी सी नाक कटती, हमेशा नाक कटती, जो कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा उतावले दिखते हैं युद्ध के लिए, मार काट के लिए, खूना खच्चर के लिए। ठीक है? और ये हुआ है अमेरिका के साथ। और रूस और चीन, देखिए ओवरऑल अगर हम समझें कि ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। ट्रंप साहब की सबसे बड़ी गलती है ये समझना कि दुनिया अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में है। 1990 से लेके कोई 2010 तक थी, अब नहीं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें रूस बड़ी ताकतवर पावर के रूप में उभर आया है। 4 साल से वो लड़ रहा है लगातार, यूक्रेन की ऐसी तैसी कर दी है। चीन की ताकत हर रोज बढ़ते जा रही है, मिलिट्री ताकत, और वो अगले साल शायद ताइवान को लेकर छोड़ेगा। ठीक है? भारत की ताकत भी है, ब्रिक्स के नेशंस उभर रहे हैं, पेट्रो डॉलर मुसीबत में है। यानी अमेरिका का डिक्लाइन, हिस्टोरिकल डिक्लाइन शुरू है। ऐसा टाइम अगर आसिम मुनीर साहब ने चुना है अमेरिका के गोदी में कूदने को, तो थोड़ी टाइमिंग आपको गलत पड़ सकती, काफी गलत पड़ सकती। और लेकिन स्ट्रेट देखिए, अवे आपने अपने खिट्टे के भारत के साथ तो आपकी दुश्मनाई थी। आपने अफगानिस्तान और ईरान को भी अब सीधे सीधे दुश्मनी मोल ले ली। आई डोंट थिंक दैट इज वेरी वाइज पॉलिसी। मेरा अंदाज ये है कि अमेरिका अब बिल्कुल तो हाथ धो नहीं सकता, नहीं तो बहुत नाक कटेगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो वो अपनी पावर बिल्डअप करेगा और फिर छोटी मोटी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। उसके पहले वो ईरान से बैकडोर डील करने की कोशिश करेगा, जैसे जून में की थी। तुम यहां कर लो, हम वहां कर लेंगे, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम भी कुछ नहीं बोलना। याद है आपको जी। जब अल उदैद एयरबेस पे हिट किया था, तो ईरान ने भी बोल दिया था हम आ रहे हैं, अपने लोगों को हटा लो। तो इस टाइप का कोई ड्रामा करने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन क्या ईरान उनको इस बार ये ड्रामे के साथ निकल जाने देगा? क्योंकि अब रूस उसके साथ खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है, अरब मुल्क उसके साथ है, और दुनिया की सिंपथी उसके साथ। सिवाय जैसे मैंने बताया आपके मुल्ला मुनीर साहब, वो एकमात्र इस्लामिक मुल्क है जो कूद पड़े हैं अमेरिका की गोद में, और अमेरिका के साथ वो ईरान को आड़े हाथ लेना चाहते थे। रियासत मदीना 2.0 तो अलग बात है। ये आप एक ही मुल्क है पूरे इस्लामिक खित्ते में जिसने इस तरह साथ दिया है अमेरिका का। हाँ जी। लेकिन सर, अमेरिका कब तक आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है? ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर नहीं। देखिए आपके पास ना वो देखना चाहता है कि आप मेरे क्या काम आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। जब आसिम मुनीर पहली बार उनके पास गए थे, तो उन्होंने उनको उस वक्त चेता दिया था कि ईरान पे मैं हमला करूंगा, तेरे को हेल्प करने पड़ेगी। और उन्होंने बोला जो हुक्म मेरे आका। उन्होंने ये भी बताया था कि मैं चाहता हूं कि तू गाजा में 30,000 फौज भेज हमास को डिजाम करने के लिए। वो तो आपको इजराइल ने बचा दिया है कि उन्होंने बोल दिया है कि हमको नहीं एक्सेप्टेबल पाकिस्तानी ट्रूप्स। ठीक है? और वो इजराइल ने इसलिए बचाया आपको कि वो चाहते थे कि आप जिंदुल्ला की मदद करें, आप उनको हथियार पहुंचाएं, आप ईरान के बरखिलाफ इजराइल की मदद करें। ठीक है साहब? अदरवाइज दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। और फिर आपने जाके
आसिम मुनीर साहब वहां पे ट्रेडर इन चीफ बन गए थे। आर्मी चीफ से बड़ा स्मार्टली उन्होंने ट्रेडर इन चीफ बनाया और बोला मैं आपको ऑयल दूंगा, मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा, मैं आपको जो है कॉपर और टंगस्टन और गोल्ड दूंगा जो बलूचिस्तान में है। अब चीन तो निकाल नहीं पाया साहब वहां से। और जहां तक अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का सवाल है, वो कहता है 1 आउंस रेयर अर्थ बलूचिस्तान में नहीं है। एक्सॉन मोबिल पिछले 10 साल से वहां तेल निकालने की कोशिश कर रहा है ऑफशोर, और आपके बलूचिस्तान में एक बूंद तेल अभी तक नहीं मिली। तो वो सूटकेस लेके तो पहुंच गए, लेकिन जब अब डिलीवरी का टाइम आया है तो वो थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सऊदी अरेबिया से अमेरिका के कहने पे या अदरवाइज आपने ट्रीटी कर ली। सऊदी अरेबिया की अब जो है वो कह रहा है मुझे 20,000 ट्रूप्स चाहिए यमन में, क्योंकि कतर के साथ उनकी भिड़ंत हो गई है वहां पे, और वो चाहते हैं कि आपके ट्रूप जो अभी तक आराम से एयर कंडीशनड बैरक्स में बैठे थे वो जाके यमन में लड़ें सऊदी अरेबिया के लिए। वो भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि यमन के लोग सारे वो कह रहे हैं कि हौतीज बड़ा तगड़ा लड़े हैं अमेरिका के साथ। तो अगर आप पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो ये स्टार्ट थोड़ा बहुत बुरा है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो उनके मूड बदलते रहते हैं जैसे गिरगिट रंग बदलता है। आज यहाँ कल वहां, परसों कुछ और, तरसों कुछ और। वो भूल भी जाते हैं कि मैंने किसी को क्या कहा था। तो ऐसे में अपने आप को कमिट कर देना अमेरिका को ऐसे नाजुक मोड़ पे, जब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है। चीन जो आपका सबसे बड़ा हितैषी था, 80% आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन से आए। कितने 60-80 अरब डॉलर उसने निवेश किए, आपके अरबों डॉलर का आपको लोन दिया हुआ है। अब वो चीन आपसे चिढ़े जा रहा है। काफी खटास हो गई है चीन के और आपके बीच में। और मुझे तो हैरत नहीं होगी कि अगर खुदा ना खास्ता अगला राउंड हो जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा, हो जाता है तो आपको चीन से वो मदद नहीं मिलेगी जो आपको ऑपरेशन सिंदूर 1.1 के दौरान मिल गई।